स्टूडेंट्स बाकी लोगों से कहिए कि क्लास ज्वाइन करें। जो न्यू लिंक है उस लिंक से क्लास को ज्वाइन करना है, तो बाकी लोगों को भी बोल दीजिए कि इस नए वाले लिंक से क्लास ज्वाइन करें। एक्चुअली मेरा लैपटॉप जो है चार्ज नहीं है, तो बाकी स्टूडेंट से कहिए कि दूसरे वाले लिंक से क्लास ज्वाइन करें। क्वेश्चन पेपर वाले लिफाफे हैं, क्वेश्चन पेपर वाले लिफाफे हैं ये वाले, जैसे इसका है क्वेश्चन पेपर वाला निकाल देना, क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन का प्री एंड नहीं रहने मैम बिना दिलवाइए। Good afternoon, sir. Very good afternoon, all of you. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर स्टडी कर रहे थे एंड उसमें
थोड़ा सा हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा और आगे इसके ऑपरेशंस और इसमें जो करंट्स वगैरह हैं, कौन कौन सी करंट्स फ्लो हो रही, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आज स्टडी करेंगे। तो जैसे कि देखिए, हम ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है। तो डिफरेंस बस यही है कि एनपीएन में हमारे पास में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो एमिटर जंक्शन होगा इट इज़ ऑफ एन टाइप, एंड यहाँ से हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे इस तरह से फ्लो होते हैं। तो जस्ट अपोजिट पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता है। तो अगर हम एक की वर्किंग समझ गए तो फिर सेकंड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड बिल्कुल उसी तरह से सेकंड में भी होगा, बस इलेक्ट्रॉन्स की जगह होल्स एंड करंट की जो डायरेक्शंस होंगी वो बस चेंज हो जाएंगी, रेस्ट सब कुछ सेम रहता है। तो अब जब हम ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में जो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है फॉर एग्जांपल, तो इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास में दो जंक्शंस हैं, यानी दो डायोड्स हैं। एक ये हो गया एन और पी, और एक एन पी ये हो गया। तो जब हमारे पास में दो ये एन पी डायोड्स हो गए तो इट मीन्स हमारे पास में डिप्लीशन रीजन भी दो होंगी, एक डिप्लीशन लेयर इधर होगी, एक डिप्लीशन लेयर इधर होगी। अब दिस डिप्लीशन लेयर डिपेंड्स अपॉन कि हम बायसिंग क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइक जैसे फर्स्ट वाला जो जंक्शन है हमारा ये, अब फॉर एग्जांपल हमने इसको किस बायसिंग में कनेक्ट किया है, फॉरवर्ड बायसिंग में, और सेकंड वाले जंक्शन को हमने कनेक्ट किया रिवर्स बायसिंग में। को दिख रहा है, एन को हमने प्लस से कनेक्ट कर दिया और पी को इधर देख रहे हैं माइनस से कनेक्ट किया। तो हमारे पास में दो जंक्शंस हैं, तीन टर्मिनल्स हैं। अब इसमें हमारे पास में ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया और सेकंड जंक्शन हो गया रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में तो डिप्लीशन लेयर जो होती है इसकी विड्थ बहुत कम होती है, और जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होगा ये विड्थ आपकी ज़ीरो हो जाती है। और रिवर्स बायस के केस में क्या होगा, ये जो डिप्लीशन विड्थ होती है ये विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया डिप्लीशन रीजन की बात की, किस तरह से डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होगा एज पर द बायसिंग अप्लाइड टू द एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अब हमने, क्योंकि ये जो बायसिंग अप्लाई कर रखी है एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस, इट मींस कि ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। अब इसका ऑपरेशन अगर हम देखेंगे तो अब एन साइड में हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किस तरह से होगा। बेस एमिटर जंक्शन हो गया, हमने सिर्फ और सिर्फ एक पीएन जंक्शन को लिया हुआ है, आपको बाइसिंग स्पीस में शो हो रही होंगी। ये सेकेंड पार्ट को, ये रिवर्स बायस वाले को हमने फिलहाल नहीं शो किया है। तो ये देखिए, ये सिर्फ इतना है, एन और पी जंक्शन हमारे पास में, सेकेंड की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इस जंक्शन में हमारे पास में ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, बेस एमिटर जंक्शन, और जब फॉरवर्ड बायस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होना स्टार्ट करेंगे तो इट मीन्स कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे वैसे वैसे यहाँ पर करंट्स भी अवेलेबल होंगी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट यहाँ पर फ्लो होगी वो करंट होगी हमारी एमिटर करंट, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, यानी आउटवर्ड डायरेक्शन होगी करंट की, एमिटर करंट की। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो एमिटर हमारा हैवली डोप्ड है, ये हम सब लोगों को पता है, हम लोगों ने स्टडी कर लिया, और यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन्स हमारे इस रीजन में जाएंगे एज पर द बायसिंग अप्लाइड। तो इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर होल्स हैं, तो दे कंबाइन विद द होल्स प्रेजेंट इन द बेस, एज द बेस रीजन इज थिन एंड लाइटली डोप्ड। ये हमारा बहुत थिन लेयर होती है ये बेस की, और इसमें डोपिंग भी लाइट है। देखिए होल्स बहुत
इसीलिए डिस्टेंस पर और बहुत इनके जो नंबर्स हैं वो भी कम है। तो हेंस जो टोटल अगर हम इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें एमिटर से, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है। तो इट मीन्स जो रिकॉम्बिनेशन होगा वो बहुत कम होगा। एक तो इसकी लेयर बहुत कम है, मतलब विड्थ बहुत कम है, तो स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है। सेकंड थिंग कि यहाँ पर डेंसिटी भी होल्स की बहुत कम है, तो इट मीन्स कि रिकॉम्बिनेशन भी बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दिस कंट्रीब्यूट्स द बेस करंट। तो ये हमारी बेस करंट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बेस करंट होगी वो बहुत कम होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर कम हो रहा है। तो ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ये बेस करंट हो गई। अब बेस करंट हो गया। सेकंड अब बात करते हैं सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज थ्रू द बेस एंड आउट ऑफ द बेस कनेक्शन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होकर के आपके बेस कनेक्शन से आगे जाते हैं। द रिमेनिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब उसके बाद में जो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका क्या होता है, दे पास थ्रू द डिप्लीशन लेयर ऑफ कलेक्टर बेस जंक्शन एंड पास थ्रू द कलेक्टर रीजन टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाई वीसीसी। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस जंक्शन को क्रॉस करके इस तरह से मूव ऑन कर जाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर हैवी डोपिंग, दूसरी बात ये फॉरवर्ड बाइसिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि दिस पी लेयर इज वेरी थिन और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली इसको क्रॉस कर जाते हैं। तो इसी वजह से जो मेजर पार्ट होता है करंट का वो आपके कलेक्टर रीजन में पहुंच जाता है। तो द कलेक्टर करंट IC इज मच लार्जर देन द बेस करंट IB, क्योंकि मेन तो हमारी यहाँ से एमिटर करंट है, बेस करंट हमारी कम है और कलेक्टर करंट सबसे ज़्यादा होगी एज पर द कि हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस रीजन को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि अगर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से हैवी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एक स्मॉल पार्ट जो है वो आपका इस तरफ जा रहा है एज अ बेस करंट एंड मेजर पार्ट जो है वो आपके कलेक्टर रीजन में जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे लार्जेस्ट करंट है वो हमारी एमिटर करंट होगी जो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। स्मॉलेस्ट करंट कौन सी होगी, बेस करंट होगी जो इस तरफ आएगी ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कलेक्टर करंट होगी वो फिर सेकंड हाईएस्ट करंट होगी यहाँ पर। तो मेजर पोर्शन जो है एमिटर करंट का वो आपके कलेक्टर साइड में ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये कलेक्टर करंट की डायरेक्शन हो गई, ये आपके बेस करंट की डायरेक्शन हो गई और ये एमिटर करंट की। तो इट मीन्स IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, ये यहाँ पर रिलेशन एग्जिस्ट करेगा बिकॉज एमिटर इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एमिटर करंट इज इक्वल्स टू द करंट ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। सेम थिंग अगर हम PNP के केस में देखना चाहें तो PNP के केस में भी क्या होगा, बस डिफरेंस इतना होगा कि होल्स का फ्लो होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होल्स का फ्लो होगा। और सेम उसी तरह से सारी चीज़ें होंगी, बेस करंट मिनिमम होगी, हाईएस्ट करंट एमिटर करंट होगी और जो कलेक्टर करंट होगी वो इन बिटवीन एमिटर एंड बेस करंट होगी। बट क्योंकि यहाँ पर होल्स की वजह से करंट फ्लो हो रही है, इट मीन्स कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो जाएगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट कलेक्टर की हो गई, इसी तरह से बेस की डायरेक्शन ये हो जाएगी और एमिटर की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शंस हो जाएगी। अगेन जो हमारा करंट का फॉर्मूला है IE इक्वल्स टू IC प्लस IB यहाँ भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये मेनली जो करंट्स हैं यहाँ पर वो इस तरह से फ्लो होती है। और ये जो बेस करंट है, ये बेस करंट बहुत कम होती है, इतनी कम होती है कि हम समटाइम्स अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं एंड IC इक्वल्स टू IE के अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं।
अब आपको जो करंट्स अभी हमने बताई हैं इसके कंस्ट्रक्शन में, सेम करंट्स हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे पास में जो सिंबल है उस सिंबल में किस तरह से करंट्स हैं। तो ये सिंबल आप लोग पहचान रहे होंगे कि ये एनपीएन का सिंबल है, करंट ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो एमिटर करंट आपकी ये हो गई, बेस करंट इस तरह इनसाइड को है, कलेक्टर करंट इस तरह इनसाइड को है। सेम थिंग हम इसमें भी देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट्स की, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एमिटर करंट आई की। और यहाँ पर अब जैसे हमने एमिटर करंट ले रखी है एंड ये जो हमने फिगर ले रखा है, दिस फिगर इज ऑफ पीएनपी। तो पीएनपी टाइप है, तो मेन जो करंट होगी वो किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से होगी। तो एमिटर करंट कंसिस्ट ऑफ होल करंट IPE, that is hole crossing from emitter to base, and electron INE, that is electrons crossing from base to emitter। तो ये दो वजह से करंट फ्लो हो रही होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ होल्स क्रॉस हो रहे हैं। हम लोगों ने पीएन जंक्शन में स्टडी किया है कि होल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी क्रॉस करते हैं रीजन को। बस ये होता है कि ये अगर हम पीएनपी की बात कर रहे हैं तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कम होंगे, क्योंकि बेस रीजन में हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि ये लाइटली डोप्ड होता है। तो INE जो करंट है जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी इसके यहाँ से जो हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो क्रॉस कर रहे होंगे जंक्शन को, तो ये जो क्रॉस कर रहे होंगे इनकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, क्रॉसिंग फ्रॉम बेस टू एमिटर, INE। तो इसलिए हम इस करंट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। देयरफॉर जो IE होगी इज इक्वल्स टू IPE, मीन्स जो होल करंट होगी। इसीलिए हमने जो प्रीवियस केस में करंट की वैल्यू ली थी IE, वो सिर्फ और सिर्फ हम NPN के केस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और PNP के केस में होल्स की वजह से लेते हैं। सिर्फ ये वाली जो करंट होती इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है, एज IPE इज मच ग्रेटर देन INE। तो इसी एजम्पशन के साथ में हम ट्रांजिस्टर की सारी वर्किंग करते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास में जैसे बेस करंट की बात कर रहे हैं, तो बेस करंट भी हमारे पास में उसी तरह से हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट IPE और IPC, यानी कि जो हमारे होल्स क्रॉस हो रहे हैं कलेक्टर से, क्योंकि वहां पर भी जंक्शन रिवर्स बायस। यस सर, अगर एनपीएन होता तो सर हम लोग आईपीई को नेग्लिजिबल मानते हैं। बिल्कुल करेक्ट। अगर हम यहीं पर NPN ट्रांजिस्टर को ले लेंगे तो उस केस में जो मेन करंट होगी, मेन करंट हमारी किसकी वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो इन दैट केस इन दोनों में से हमारा ये नेग्लिजिबल हो जाता एंड दिस करंट विल बी इक्वल्स टू INE। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जब भी हम NPN या PNP की बात कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जस्ट रिवर्स होंगी यहाँ पर। अब नेक्स्ट जैसे हम कलेक्टर करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे डायोड में होता है कि जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है ये वाला जंक्शन रिवर्स बायस्ड होगा, ठीक, जिस टाइम ये रिवर्स बायस होगा तो उस समय क्या होगा, रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होती है। हमारे पास जो डायोड है, हमने डायोड में स्टडी किया हुआ है, तो हम यहाँ डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि अगर रिवर्स बायस में है तो इट मीन्स एक लीकेज करंट ज़रूर होगी, यानी रिवर्स सेचुरेशन करंट जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है वो होगी यहाँ पर। तो इस करंट को यहाँ पर भी हम अज्यूम करते हैं और इसे रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, और यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ICBO से, क्योंकि ये कलेक्टर और बेस जंक्शन में ही फ्लो होती है। ठीक है, अब हम जैसे ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में ट्रांजिस्टर है,
कलेक्टर बेस एमिटर, इसको हमने कनेक्ट किया। अगर हम NPN की बात कर रहे हैं तो उस केस में इसको हमने कनेक्ट कर रखा है रिवर्स बायस में, एंड ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक, अब हम लोगों ने जो स्टडी किया हुआ है अभी तक कि ट्रांजिस्टर हमारा या तो कट ऑफ में है, तो कट ऑफ में तो दोनों रीजन्स रिवर्स बायस में होते हैं। ठीक है, तो उस केस में तो ये ऑफ स्टेट में है, तो हमें कोई इसकी वर्किंग स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकंड हमारे पास में है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस में एंड कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में। और थर्ड जो मेन है हमारे पास में वो है सैचुरेशन रीजन, एंड इन सैचुरेशन रीजन बोथ जंक्शंस आर इन फॉरवर्ड बायस। ये हमने आपको पहले बताया था। तो इस केस में तो टोटली ऑफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही रिवर्स बायस में है। इस केस में दोनों फॉरवर्ड बायस में है, तो दोनों ठीक है, वर्किंग कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्टिव रीजन है, इस केस में हम इसको रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं जब हमें इसकी वर्किंग स्टडी करने की जरूरत है। इस केस में तो ऑफ रहेगा, दोनों ही रिवर्स बायस, तो इस केस में भी हम नहीं स्टडी कर रहे हैं। इस केस में दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, तो रिवर्स बायस का कोई चक्कर नहीं। और एक्टिव रीजन में ये रिवर्स बायस होगा, उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो दैट इज़ वाई हम ये जो स्टडी कर रहे हैं इस समय सर्किट, वो एक्टिव रीजन का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अब जब हम इस करंट की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस है और जैसे ही कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पर एक लीकेज करंट होगी, जैसे हमारे रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड में होती है। तो उसे हम IC इक्वल्स टू ICBO यानी लीकेज रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं। और इसको हम इस तरह से कैलकुलेट जब करते हैं तो हम एमिटर बेस रीजन को ओपन सर्किट कर देते हैं। इन दैट केस हम कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में कर देंगे उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो एमिटर करंट यहाँ फ्लो हो रही होगी, तो हम ICBO को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हमें इस लीकेज करंट को, इस रिवर्स सेचुरेशन करंट को कैलकुलेट करना है, तो ये हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम एमिटर वाले इस रीजन को हम ओपन सर्किट रखेंगे। क्लियर है? तो अब हमारी जो करंट होगी IC, ये करंट क्या होगी, एक जो एमिटर की तरफ से करंट आ रही है वो, और एक जो हमारी ICBO होगी। मतलब टोटल जो करंट होगी हमारी, वो करंट हमारी इस तरह से सम ऑफ दिस करंट्स होगी। अब हम कुछ और इसके जो है जो यहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको स्टडी कर लेते हैं। ये तो हमारे जो है जंक्शंस शो हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास में ये सिंबल्स हो गए NPN एंड PNP का। तो यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये बेस है, एमिटर और कलेक्टर। तो करंट्स तो हमें पता ही है कि किस तरह से हैं, IC इनसाइड हो गई, बेस इनसाइड हो गई और एमिटर करंट आउटसाइड, इस तरह से। तो करंट का तो हमें पता चल गया। सेकंड थिंग है कि हम वोल्टेजेस देखते हैं कि वोल्टेजेस यहाँ पर कौन कौन से एक्टिवेटेड हैं। तो एक वोल्टेज हमारा होता है ये VBE, यानी बेस और एमिटर जंक्शन के बीच का जो वोल्टेज होगा। यानी हमारे पास में जो ये बेस टर्मिनल है और ये एमिटर टर्मिनल है, इसके बीच में क्या वोल्टेज होगा। तो अब ये नॉर्मल PN जंक्शन डायोड है, और PN जंक्शन डायोड जैसे कि हम सिलिकॉन डायोड का यूज़ कर रहे हैं, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.7 ही होगी, ना इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा होगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ कर रहे हैं तो इन दैट केस VBE की वैल्यू 0.7 होगी। तो इस तरह से हमारे पास में एक VBE वोल्टेज हो गया बेस और एमिटर के बीच में। कलेक्टर और एमिटर के बीच में जो वोल्टेज होता है उसे हम VCE कहते हैं। ठीक है, तो ये मेनली ये दो वोल्टेजेस यहाँ पर रहते हैं, जो अगर हम ट्रांजिस्टर की एनालिसिस करेंगे, कोई न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसमें ये वोल्टेजेस यूज़ होते हैं। तो चाहे PNP ट्रांजिस्टर हो या NPN ट्रांजिस्टर हो, इनके नोटेशन सेम रहते हैं, क्योंकि जंक्शन सेम है और हम वोल्टेज जो मेज़र कर रहे हैं वो बेस और एमिटर जंक्शन के अक्रॉस मेज़र कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम V और सफिक्स में BE लिखते हैं। और ये हम कलेक्टर से एक टर्मिनल लेते हैं और यहाँ एमिटर से एक टर्मिनल लेते हैं, और इन दोनों के बीच में वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। तो दिस वोल्टेज इज V, एंड सफिक्स में लिखते हैं CE। CE स्टैंड्स फॉर कलेक्टर एंड एमिटर।
अब ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में 3 कॉन्फ़िगरेशंस है, एक कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं। जब हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होता है कि हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो एमिटर टर्मिनल पे, बेस और एमिटर पे अप्लाई करते हैं, और जब आउटपुट लेते हैं तो कलेक्टर और एमिटर के अक्रॉस आउटपुट मेजर करते हैं। इट मीन्स एमिटर टर्मिनल इज कॉमन एट बोथ एंड्स, इनपुट एंड एंड आउटपुट एंड। तो दोनों ही एंड्स पे ये एमिटर टर्मिनल कॉमन होता है। अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, आउटपुट कैलकुलेट कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एमिटर, इसीलिए इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा कि इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर एंड आउटपुट इज कैलकुलेटेड अक्रॉस कलेक्टर एंड बेस। तो here base is the common terminal at input and output. तो that is why it is known as common base configuration. इसी तरह से common collector भी है। हम क्या करते हैं, सिंबल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक, ये जो एमिटर को हमने नीचे इससे पहले बना रखा तो इस तरह से बना दिया। कलेक्टर हमारा टर्मिनल नीचे आ गया, बेस यहाँ पर आ गया। अब बेस और ये ई नहीं होगा, ये सी होगा। ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट अप्लाई किया हुआ है और यहाँ कलेक्टर और एमिटर के बीच में आउटपुट मेजर कर रहे हैं। तो अब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, बस ये ई को आप लोग जो है ये मिस प्रिंटिंग है बुक में, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर इनपुट। ठीक, इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, आउटपुट इज टेकन बिटवीन एमिटर टू कलेक्टर। तो इसे आप कलेक्टर ही स्टडी करिएगा कि ये भी कलेक्टर टर्मिनल है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो वायर निकल रहा है वो वायर इस दोनों तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स ये कलेक्टर का वायर है। ठीक, सेम थिंग यहाँ पर भी है कि कलेक्टर से वायर लेकर के कनेक्शंस किए गए। इसके बाद जैसे एम्पलीफिकेशन एक्शन की बात करें, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल में क्या है कि हमने जैसे कि लेट इनपुट वैल्यू ऑफ सिग्नल ले लिया 20 मिली वोल्ट। ठीक, तो हम आई को किस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, VIN अपॉन RI, क्योंकि जो इनपुट हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, ये वाला फिगर देख लेते हैं। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉमन बेस है तो यहाँ से ये जो करंट है IE, ये इनपुट करंट की तरह वर्क करेगी, और ये जो IC है ये आउटपुट करंट की तरह वर्क करेगी। और इस तरह से हमने ये जो बैटरी वोल्टेज है ये बाइसिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। बाइसिंग का मतलब हो गया इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग करने के लिए। और ये जो इनपुट अप्लाई किया जाता है, दिस इनपुट इज एम्पलीफाइड, इसको हम एज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं कि इस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है। तो ट्रांजिस्टर में हम AC और DC दोनों तरह के सिग्नल्स अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे कि एमिटर करंट को अगर कैलकुलेट करना है तो हम VIN अपॉन RI से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर लेंगे। ये गिवन होगा इन केस ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो जो एवरेज वैल्यू होती है इनपुट रेजिस्टेंस की वो अराउंड 40 ओम्स होती है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है अभी, ये एक्सटर्नली कनेक्टेड रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, और जब हम कलेक्टर करंट की बात कर रहे हैं तो IC इज नियरली इक्वल्स टू IE, तो ये भी 0.5 मिली एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि बेस करंट हमने स्टडी किया है कि वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। अब इसी फैक्टर से अगर हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करें तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा यहाँ पर, अगर हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें
तो आउटपुट वोल्टेज होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, अगर 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है और करंट हमें पता है कि IC फ्लो हो रही है, तो हम आउटपुट वोल्टेज V इक्वल्स टू IR से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वही V इक्वल्स टू IR लगाएंगे एंड आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो V आउट इक्वल्स टू हो जाएगा IC इंटू RL, IC मल्टीप्लाई किया, RL किया, कितना वैल्यू आ गई 2.5 वोल्ट। ठीक, अब हमारे पास में इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज है। हम यहाँ पर गेन कैलकुलेट कर सकते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट के अकॉर्डिंग। गेन कैलकुलेट करेंगे, कितना है 125, यानी हमारा इनपुट देखिए कितना था, मिली वोल्ट्स में था और यहाँ वोल्ट्स में आउटपुट आ रहा है, तो इट मीन्स एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। और कितने फैक्टर से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, 125। इनपुट इज मल्टीप्लाइड बाई 125 एंड देन आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये जो सर्किट हमने अभी देखा, उस सर्किट में हम जस्ट एक एग्जांपल लेकर के यहाँ ये समझाया गया है कि किस तरह से एम्प्लीफिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक, हेंस एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस 125 टाइम्स। तो ये तो हमारा वोल्टेज गेन हो गया। इसके बाद में फिर हमारे पास में ट्रांजिस्टर में करंट गेन्स होते हैं। तो जब हम ट्रांजिस्टर में गेन्स की बात कर रहे हैं तो करंट गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले जैसे हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं तो हम कॉमन बेस का इस तरह का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। ठीक, एक रेजिस्टेंस RE हो गया, कलेक्टर रेजिस्टेंस हो गया, 2 सप्लाईज कनेक्टेड हो गई। ठीक, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर हो गया। अब अगर हम DC करंट गेन की बात कर रहे हैं, ठीक, तो जब DC करंट गेन की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर सिर्फ DC वोल्टेजेस अप्लाइड है, तो उसकी वजह से सिर्फ DC करंट्स होंगी। और गेन की बात कर रहे हैं तो गेन विल बी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जब हम कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर में इनपुट करंट कौन सी है, ये IE करंट इनपुट है, और आउटपुट करंट कौन सी है, ये IC करंट। तो आउटपुट करंट हो गई IC एंड इनपुट करंट हो गई IE, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फैक्टर को आप लोग चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू H पैरामीटर्स एंड वो सिलेबस में नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम इस फिगर को, कुछ पैरामीटर्स और होते हैं जिन्हें H पैरामीटर कहते हैं, तो H पैरामीटर्स में भी हम इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन, जितनी भी चीज़ें, उनको H पैरामीटर्स के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो इन दैट केस जो अल्फा होता है उसको H पैरामीटर के टर्म्स में हम HFB से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसलिए बता दिया है कि यहाँ पर क्यों आया हुआ है, तो आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा, इस HFB को स्टडी मत करिएगा। तो ये हो गया अल्फा हमारा करंट गेन IC अपॉन IE। अब ऐसे ही अगर हम AC करंट गेन की बात कर रहे हैं तो उसको भी हम यहाँ पर, अगर DC है तो उसे अल्फ़ा या अल्फ़ा DC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही AC करंट गेन की बात कर रहे हैं तो हम अल्फ़ा नॉट या अल्फ़ा AC से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब AC अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो जब भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट है तो इट मीन्स कि ऑलवेज करंट में चेंज होगा, चाहे इनपुट करंट हो चाहे आउटपुट करंट हो। तो इन दैट केस अगर हमें गेन कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन वैल्यूज। तो चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट हम लेंगे तो हम AC गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स इसमें गिवन है। आपको करंट्स की वैल्यू दी हुई है, कलेक्टर करंट दिया हुआ है और एमिटर करंट दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला हमने स्टडी किया हुआ था, इस फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना गेन है करंट का। एंड यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि क्योंकि एमिटर करंट मैक्सिमम करंट है हमारे इस ट्रांजिस्टर में, और एमिटर का ही कुछ पार्ट जो है वो क्या होता है, बेस में जाता है और कुछ पार्ट कलेक्टर में जाता है। तो इट मीन्स
IE जो है ये लार्जेस्ट करंट है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो इट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। अगर कभी भी 1 से ज़्यादा आ रही है तो रीचेक करिएगा आंसर को। अगेन जैसे फाइंड द बेस करंट इफ द कॉमन बेस डीसी करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज 0.987 एंड एमिटर करंट, तो एमिटर करंट दी हुई है और अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, तो हम कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लेंगे, जब कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर लेंगे, एमिटर करंट हमें पता है, तो इस रिलेशन से हम बेस करंट कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। तो न्यूमेरिकल्स हैं, इनको देख लीजिएगा आप लोग, बहुत छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मरियम। सर गेन का जो फॉर्मूला है सर, ये पीएनपी और एनपीएन दोनों के लिए कॉमन होगा? हाँ, ये कॉमन होगा गेन का फॉर्मूला, क्योंकि जो ओके करंट की वैल्यू होगी वो सेम ही होगी, बस ये है कि जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्योंकि ओके अगर हम सर। एनपीएन की बात कर रहे हैं या पीएनपी की बात कर रहे हैं, तो ये जो एमिटर साइड है ये हैवीली डोप्ड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। जब हैवी डोपिंग होगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, यहाँ होल्स ज़्यादा होंगे, तो जो करंट होंगी, करंट सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, बस डायरेक्शंस रिवर्स होंगी। सर हाँ बताइए उमेंद्र। सर ये जो एनपीएन है सर और पीएनपी जो ट्रांजिस्टर्स दोनों हैं वो सर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड का सर कोई रोल नहीं होगा? कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड जो सर इसी वोल्टेज लगती की वजह से तो होगी। जब सर रिकम्बाइन होंगे सर उसमें बेस वाले में सर, हम्म जैसे एनपीएन है सर, तो एनपीएन से एन से बेस में जाएंगे पहले, फिर बेस से जाएंगे सर, फिर एन में जाएंगे, तो फील्ड सर किधर से किधर लगेगी सर, ये बताइए सर। रिकॉम्बिनेशन आपके इसी में होगा। यस इसको सर। रिजॉइन करिएगा उमेंद्र, हम बताते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लास शायद बोलते बोलते ही एंड हो जाएगी। ठीक ओके है, सर। क्लास रिजॉइन करिएगा, अभी बताते हैं इसको हम। सर एक बार लिंक भेज दिए अटेंडेंस का। अटेंडेंस का लिंक शेयर तो किया था हमने। सर वो क्लास 1-2 मिनट बाद ज्वाइन हुई थी। जल्दी